हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 10 सिविल सेवाएं। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। अब हम पढ़ेंगे राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। आयोग संविधान में भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग संबंधी प्रावधान है। राज्य लोक सेवा आयोग एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जो राज्य में भर्ती का कार्य करती है। नियुक्ति एवं पदावधि। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, परंतु आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्होंने 10 वर्ष तक सरकार की सेवा की हो। लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष तक या 62 वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करते हैं। संयुक्त आयोग की दशा में भी उक्त पदावधि रहती है, परंतु राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य तथा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनने का पात्र होता है तथा सदस्य कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष तथा अन्य या उसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनने का पात्र होगा। लोक सेवकों को हटाने की प्रक्रिया। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को हटाने की प्रक्रिया इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है, अध्यक्ष व सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर हटाया जाएगा। सेकंड पॉइंट है, उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच के दौरान राज्यपाल जिसके विरुद्ध जांच की जा रही हो उसे निलंबित कर सकता है। थर्ड पॉइंट है, उच्चतम न्यायालय के निर्देशक पर राष्ट्रपति आदेश द्वारा हट सकता है। फोर्थ पॉइंट है, राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देकर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को उपरोक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त निम्न परिस्थितियों में सीधे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। कैसे? फर्स्ट पॉइंट है इसका, कहीं अन्य स्थान सवेतन नियोजित होता है। सेकंड है, दिवालिया न्याय निर्णीत किए जाता है। थर्ड है, किसी कंपनी का साझेदार बनता है। फोर्थ है, राष्ट्रपति की राय में मानसिक व शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है। राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ। राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ निम्न है। फर्स्ट पॉइंट है, राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन। सेकंड पॉइंट है, निम्न मामलों में सरकार को परामर्श देना। कौन कौन से मामलों में? एक, सेवा से दूसरे सेवा हस्तांतरण के मामले में, लोक सेवाओं में भर्ती के तरीके के बारे में, पदोन्नति के मामले में, कानूनी खर्च की प्रतिपूर्ति के मामले में, अनुशासनात्मक मामले में, शासकीय सेवा में रहते हुए घायल होने पर पेंशन आदि के मामले में। थर्ड पॉइंट है, विधानमंडल द्वारा सौंपे गए अन्य कृत्य तथा राज्य लोक सेवा आयोग अपने वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को देता है और राज्यपाल इस प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिनियम। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि कैट। इस अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं। फर्स्ट, इस अधिकरण की स्थापना संसद के प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत 1 नवंबर 1985 को की गई थी। यह संवैधानिक निकाय है, अनुच्छेद 323A में बताया गया है। सेकंड पॉइंट है, इसका उद्देश्य पीड़ित लोक सेवकों को कम खर्च पर त्वरित न्याय प्रदान करना है। यह अधिकरण भर्ती और सेवा संबंधी सभी मामले से संबंधित विवादों का निपटारा करता है। थर्ड पॉइंट है, इसमें एक अध्यक्ष तथा 16 उपाध्यक्ष तथा 44 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 85 वर्ष की आयु तक
पूरी करने तक या 5 वर्ष तथा सदस्य 62 वर्ष की आयु पूरी करने तक या 5 वर्ष तक जो भी पहले हो अपने पद पर बने रह सकते हैं। जो अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद अनियंत्रित नियोजन के पात्र नहीं होते हैं। 4th पॉइंट है, इस अधिकरण के सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्र में होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 5th पॉइंट है, यह अधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। यह अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता वर्ष 1908 में निर्धारित प्रक्रिया को मानने के लिए बाध्य नहीं है। 6 पॉइंट है, इस अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में अखिल भारतीय सेवा के सदस्य सेवाओं और केंद्र सरकार के बाद आते हैं। 7 पॉइंट है, यह अधिकरण कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। 8 पॉइंट है, इस अधिकरण के अधीन 17 नियमित पीठ, जिसमें से 15 पीठ उच्च न्यायालयों के मुख्य पीठ की तथा शेष 2 पीठें जयपुर और लखनऊ में हैं। ये दोनों पीठें उच्च न्यायालय की 8 पीठ अन्य पीठ के साथ भी परिभ्रमण बैठकें करती है। इसकी प्रधान न्यायपीठ दिल्ली में स्थित है। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, जिस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग ग्रुप ए और बी की भर्ती अभिकरण करता है, उसी प्रकार कर्मचारी चयन आयोग की सरकार के मंत्रालय विभागों तथा इनमें संबंध और अधीनस्थ कार्यालयों के लिए 10,500 वेतन से कम वेतन मान वाले ग्रुप बी के पदों और गैर तकनीकी ग्रुप सी के पदों की भर्ती का कार्य सौंपा गया है। अतः कर्मचारी चयन आयोग संघ सरकार निचली श्रेणी की भर्ती की कार्मिक एजेंसी है। इस आयोग का गठन प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के आधार पर अधीनस्थ सेवा आयोग के नाम से वर्ष 1975 में हुआ, लेकिन वर्ष 1976 में इसका नाम बदलकर कर्मचारी चयन आयोग कर दिया गया, जो कार्मिक मंत्रालय के अधीन संबंध ऑफिस है। इस आयोग में एक अध्यक्ष, 2 सदस्य तथा सह परीक्षक, नियंत्रक एवं सचिव होता है। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसका कार्यालय 5 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो तक होता है। इस आयोग के अधिकार क्षेत्र में नियंत्रक, लेखक, परीक्षक, रेलवे, पोस्ट व टेलीग्राफ विभाग तथा सार्वजनिक उद्यम नहीं आते। इस आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कार्मिक मंत्रालय, इस मंत्रालय का पूरा नाम कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है। यह देश के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार मामलों की एक केंद्रीय एजेंसी है। यह मंत्रालय सीधे प्रधानमंत्री के नियंत्रण में कार्य करता है, जिनकी सहायता राज्य मंत्री करता है तथा प्रशासनिक प्रमुख कार्मिक सचिव है। 1st पॉइंट है, वर्ष 1954 में PHFLB रिपोर्ट 1953 की सिफारिश पर मंत्रिमंडल सचिवालय में संगठन एवं व्यवस्था प्रभाग की स्थापना की गई। 2nd पॉइंट है, वर्ष 1964 में गृह मंत्रालय के अधीन एक नए विभाग प्रशासनिक सुधार विभाग की स्थापना हुई तथा संगठन और पद्धति प्रभाग का इस विभाग में शामिल कर दिया गया। 3rd पॉइंट है, वर्ष 1970 में भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 70 की सिफारिश पर कैबिनेट सचिवालय में कार्मिक विभाग की स्थापना की गई। उस समय तक गृह मंत्रालय में सेवा स्कंद द्वारा किए जा रहे कार्यों को इस विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। 4th पॉइंट है, वर्ष 1973 में प्रशासनिक सुधार विभाग को कार्मिक विभाग में शामिल कर कैबिनेट सचिवालय ने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का गठन किया गया। 5th पॉइंट है, वर्ष 1977 में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को कैबिनेट सचिवालय से अलग कर गृह मंत्रालय के नियंत्रण में कर दिया गया। 6 पॉइंट है, वर्ष 1985 में कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के नाम से एक पूरा नया मंत्रालय गठित किया गया, जिसके 3 विभागों में विभक्त किया गया, जिसमें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और पेंशनभोगी कल्याण विभाग।
इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करने वाली विभिन्न एजेंसियां हैं। कौन कौन सी हैं? संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, केंद्रीय सशक्ता आयोग यानी सीवीसी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी यानी एनएए, राष्ट्रीय लोक प्रशासन संस्थान यानी आईआईपीए, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान यानी आईएसटीएम, संयुक्त सलाहकार परिषद यानी जेएमसी, कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, लोक उद्यम चयन बोर्ड यानी पीईएसबी। सिविल सेवकों का सामर्थ्य निर्माण। यह माना जाता है कि प्राय देश के लोक सेवकों का नैतिक स्तर पर्याप्त ऊंचा नहीं है और उसमें काफ़ी सुधार की गुंजाइश है। प्रतिदिन मामले आते नए घोटालों से, जिनमें कि नेता तथा सरकारी अधिकारी दोनों ही शामिल रहते हैं, के कारण जनता की अपनी प्रतिनिधियों तथा लोक सेवकों से आस्था डिग गई है। भ्रष्टाचार, पक्षपात, भाई भतीजावाद जैसे दोषों से प्रशासनिक मशीनीकरण ग्रस्त है। ऐसे मामलों को निपटाने के लिए स्वतंत्र न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल की स्थापना या लोकहित के संरक्षकों की नियुक्ति का खुलकर मांग होने लगी है। शासन के व्यापक आकार और समाज के जीवन पर उसके बढ़ते हुए प्रभाव के कारण सरकारी कर्मचारियों के नैतिक स्तर का अधिक ऊंचा होना आवश्यक हो गया है। इसके अतिरिक्त लोक कर्मचारियों से यह आशा की जाती है कि वे आचरण का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करें, क्योंकि समाज के चरित्र पर उनके कार्यों का व्यापक प्रभाव पड़ता है। प्रशासनिक नीति शास्त्र को परिभाषित करते हुए एस.एल. गोयल कहते हैं, प्रशासनिक नीति शास्त्र उन प्रशासनिक मानकों का अध्ययन है जो किसी कृत्य को सही या गलत, नैतिक या अनैतिक तथा अच्छे या बुरे के आधार पर परीक्षित करते हैं। वस्तुतः भारत में लोक सेवकों के कृत्यों का जांचने के लिए पृथक से कोई नीति शास्त्र विकसित नहीं है, बल्कि अखिल भारतीय सेवाओं तथा केंद्रीय सेवाओं एवं प्रांतीय लोक सेवाओं के लिए आचार संहिता का आचरण नियम बने हुए हैं। इन आचरण नियमों में लोक सेवकों से कतिपय आदर्शात्मक अपेक्षाएं की गई है तो कुछ पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन इन नियमों में समग्र नैतिक मूल्यों की चर्चा नहीं है। ब्रिटेन में वर्ष 1997 यानी 1997 में सार्वजनिक जीवन में नैतिकता पर गठित नोलन समिति ने कुछ मूलभूत सिद्धांत रेखांकित किए थे। नोलन सिद्धांत में निस्वार्थ भावना, सचरित्रता, निष्पक्षता, जवाबदेही, पारदर्शिता, ईमानदारी तथा नेतृत्व क्षमता आदि शामिल है। इसका पालन करके ही किसी संगठन के कार्मिक नैतिकता के उच्च मानदंड प्रमाणित कर सकते हैं। सामान्यतः प्रशासनिक नीति शास्त्र के अंतर्गत प्रशासनिक मूल्यों में निम्नलिखित तत्वों का समावेश करना बेहतर माना जाता है। कौन कौन से? अच्छा चरित्र, ईमानदारी, कार्यकुशलता, मानवता एवं दयालुता, कार्य के प्रति समर्पण, राष्ट्र के प्रति निष्ठा, निष्पक्ष दृष्टिकोण, विश्वास पात्र, तटस्थता, गोपनीयता, सार्वजनिक हितों की रक्षा की भावना, समय का पालन, कानून में आस्था, जवाबदेही की भावना, सावधानी, शालीनता, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं संविधान में आस्था, इन सब का समावेश है। प्रशासनिक मूल्यों को अपनाने से अनेक सकारात्मक और उत्साहजनक परिणाम सामने आ सकते हैं। इससे लोक सेवकों में उत्तरदायित्व, संवेदनशीलता, मानवता तथा कार्यकुशलता में वृद्धि हो सकती है। प्रशासन तथा जनता में मधुर संबंध बन सकते हैं। लोक प्रशासन की साख में वृद्धि हो सकती है। लोक सेवकों में अभिकरण एवं मनोबल उच्च हो सकता है तथा प्रशासनिक प्रक्रियाएं औचित्यपूर्ण बन सकती है। वस्तुतः प्रशासनिक मूल्यों का दायरा अत्यधिक विस्तृत हो सकता है, जिसमें संगठन तथा समुदाय के स्तर पर परिवर्तित नैतिकता भी अपना प्रभाव दिखाती है। भारत में
संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व भी लोक प्रशासकों के लिए आचार संहिता का कार्य करते हैं। नॉर्मन विंसेंट पीले तथा केनेथ ब्लैककार्ड ने अपनी पुस्तक द पावर ऑफ एथिकल मैनेजमेंट में निर्णयों का नैतिकता बनाए रखने, शासन की तटस्थता तथा प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए 3 तथ्य विचारणीय रूप से वर्णित किए हैं। निर्णय लेते समय किसी भी लोक सेवक को निम्नानुसार आवश्यक विचार करना चाहिए। किस पे करना चाहिए? फर्स्ट है, क्या यह निर्णय वैधानिक है? यदि निर्णय वैधानिक नहीं है तो नैतिक भी नहीं है। सेकंड है, क्या यह निष्पक्ष निर्णय है? यदि निर्णय किसी एक दिशा में या व्यक्ति का और उन्मुख है तो वह निष्पक्ष नहीं है। थर्ड है, यदि निर्णय कर लिया गया तो क्या जनता के बीच लोक सेवकों को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी? उपरोक्त तथ्यों को आधार बनाकर ही कोई लोक सेवक प्रशासन में तथा अपने निर्णय में सचरित्रता बनाए रख सकता है। महात्मा गांधी ने भी निर्णय के संदर्भ में एक सुझाव प्रशासनिक अधिकारियों को इस प्रकार दिया है कि मैं तुम्हें एक जंतर देता हूँ, जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो यह कसौटी आजमाओ, जो सबसे गरीब और कमज़ोर व्यक्ति तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। उससे वह अपने जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा। अर्थात क्या उसने उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है। तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त हो रहा है। सिविल सेवा सुधार। सिविल सेवा सुधार हेतु समितियों का गठन किया गया है, जिनका विवरण निम्न है। श्री पी.सी. होता समिति अखिल भारतीय सेवाओं और संगठित वर्ग का केंद्रीय सेवाओं को शामिल करके सिविल सेवा सुधारों की संपूर्ण प्रक्रिया की जांच करने और उस सरकार के विचार सिफारिशें करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व सचिव श्री पी.सी. होता की अध्यक्षता में वर्ष 2004 में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्न है। फर्स्ट पॉइंट है, सिविल सेवाओं में प्रवेश हेतु सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार की आयु सीमा 21 से 24 वर्ष होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है, प्रशासनिक अधिकारों के कार्य की समीक्षा के बाद भ्रष्ट, अक्षम और जवाबदेह पाए जाने पर उन्हें 15 वर्ष की सेवा के बाद अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति दे दी जानी चाहिए। थर्ड पॉइंट है, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी वार्षिक अचल संपत्ति की वेबसाइट पर घोषणा करना अनिवार्य होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, संविधान में यथावश्यक संशोधन कर राष्ट्रपति और राज्यपाल को भ्रष्ट अधिकारियों के निलंबन और सेवा मुक्ति का अधिकार दिया जाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में संशोधन कर इसे सरल बनाया जाए और इसे केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और आवश्यक मामलों में व्यक्तिगत गोपनीयता तक ही सीमित किया जाए आदि। सेकंड है, सुरेंद्र नाथ समिति रिपोर्ट। मंत्रिमंडल सचिवालय के निर्देश के अंतर्गत भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने ले जनरल सुरेंद्र नाथ की अध्यक्षता में दिसंबर 2002 में एक अध्ययन दल नियुक्त किया, जिसे भारतीय प्रशासनिक सेवा सहित अखिल भारतीय सेवाओं एवं समूह क सेवाओं से संबंधित वर्तमान में प्रचलित कार्य मूल्यांकन, पदोन्नति, वरिष्ठ पदों पर तैनाती के लिए चयन हेतु सूची बनाने की प्रक्रिया का अध्ययन कर बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे रचनात्मक सुझाव देने को कहा गया जिनसे उच्च लोक सेवाओं को अधिक कार्योन्मुखी बनाया जा सके। समूह ने वर्तमान में प्रचलित
वार्षिक गोपनीय मूल्यांकन रिपोर्ट को तैयार करने हेतु ऐसी पारदर्शिता अपनाने का सुझाव दिया जिससे लोक सेवाओं में दक्षता बढ़ने के साथ साथ अच्छे कार्य के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। बासवान समिति रिपोर्ट। अगस्त 2015 में संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा पैटर्न में सुधार के लिए अनुशंसा हेतु BS बासवान की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। समिति ने अगस्त 2016 में अपनी अनुशंसाएं संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्तुत की। समिति ने IAS अधिकारियों की कमी को दूर करने के लिए प्रतिवर्ष परीक्षा द्वारा 180 अधिकारियों की भर्ती का सुझाव दिया। प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा पर मौजूदा कानून विनियमों और प्रक्रिया विधियों के संशोधन हेतु प्रस्ताव को चिन्हित करने के लिए विचार से 8 मई 1998 को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा एक आयोग का गठन किया गया जिसका अंतरक्षेत्रीय प्रभाव है, जो अब सभी अप्रभावी कानूनों के निरीक्षण के लिए भी कार्य करता है। विभाग ने वर्ष 2005 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन श्री वीरप्पली मोइली की अध्यक्षता में लोक प्रशासन प्रणाली को नया रूप देने के लिए अर्थात एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के लिए किया। आयोग का कार्यकाल 30 अप्रैल 2009 को समाप्त हो चुका है। बहस के मुद्दे। इश्यूज ऑफ डिबेट्स। विभिन्न क्षेत्रों में बहस के मुद्दे निम्न हैं। राजनीतिज्ञ और सिविल सेवक संबंध। प्रोफेसर रजनी कोठारी ने नौकरशाही, कार्यपालिका तथा राजनीतिक दल को एक ही निरंतरता का भाग मानते हुए उसे सरकार का चौथा अंग बताया। वास्तव में राजनीतिज्ञ तथा सिविल सेवा संबंध न मालिक नौकर का संबंध है, न डॉक्टर मरीज का, न व्यवस्थापक प्रबंधक का, बल्कि यह एक सहयोगियों का मित्रतापूर्ण संबंध है जिनमें सामान्य अधीनस्थ के भाव अंतर्निहित है। मंत्री अपने विभाग की प्रशासनिक नीति बनाता है, प्रशासनिक ढांचे को निर्धारित करता है, अपने विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा स्थिति एवं अनुशासन की समस्याएं सुलझाता है तथा दैनिक प्रशासन पर पर्यवेक्षण करता है। प्रशासक या लोक सेवक को मंत्री के विपरीत विशेषज्ञ, योग्य, स्थायी और गैर राजनीतिक एवं नियुक्ति प्राप्त व्यक्ति होता है। वह अपने काम का उत्तरदायित्व इस राजनीतिक मंत्री के माध्यम से संसद एवं जनता के प्रति निभाता है। राजनीतिक तथा सिविल सेवक संबंध निम्न कारकों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। फर्स्ट है राजनीतिक दल की प्रकृति। मंत्री अपने राजनीतिक दल का एक प्रभावशाली नेता होता है। इसका नौकरशाही पर प्रभाव इस बात पर निर्भर होता है कि वह कहाँ तक सुगठित है तथा उसकी विचारधारा विभिन्न विषयों पर कहाँ तक स्पष्ट है। सेकंड पॉइंट है मंत्रिमंडल में स्थिति। यदि मंत्रिमंडल में समृद्ध मंत्री की स्थिति प्रभावपूर्ण है तथा इसके पीछे राजनीतिक समर्थन विद्यमान है तो वह अपने विचार सचिव या अन्य विभागीय अधिकारियों के समक्ष प्रभावशाली सिद्ध होगा। थर्ड पॉइंट है सामाजिक एवं आर्थिक कारक। प्राय मंत्री तथा लोक सेवकों के मध्य मतभेद उनकी विभिन्न सामाजिक संस्कृतियों के कारण होते हैं। राजनीतिक तथा प्रशासनिक कर्मचारियों के बीच विश्वास तथा सद्भावना तो होनी ही चाहिए, परंतु फिर भी प्रशासनिक कर्मचारियों से यह आशा की जाती है कि वे उनके विचारों को निष्ठापूर्वक लिपिबद्ध कर ले। एक प्रशासनिक अधिकारी तथा राजनीतिक के संबंध का स्वरूप अद्वितीय होता है। यह प्रशासनिक विश्वास, सहानुभूति तथा भरोसे किए जाने जैसे असाधारण गुणों की अपेक्षा तथा करता है। सामान्य तथा विशेषज्ञ बहस। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था ब्रिटिश साम्राज्य की विरासत है जिसमें आधुनिक लोक सेवकों का ढांचा भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। प्रशासनिक कार्यों को व्यवहारिक स्तर पर मूर्त रूप देने में वरिष्ठ अधिकारियों तथा क्षेत्रीय स्तर के तकनीकी कार्मिकों की
समान भूमिका है। भारत में सामान्य तथा विशेषज्ञ अधिकारियों के मध्य विवाद अपने आप से एक विचित्र तथा गंभीर समस्या है। सामान्य तथा विशेषज्ञों का वर्गीकरण सभी देशों में नहीं है। ब्रिटेन में भी सामान्यों का वर्चस्व कम हो चुका है। ब्रिटेन की फुलटन समिति 1966 से 68 ने अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार शासन में विशिष्ट पदों पर कार्य करने वालों को विशेषज्ञ माना था तथा प्रशासकीय एवं कार्यपालक श्रेणियों से समृद्ध कर्मचारियों को सामान्य कहा था। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में सेवी वर्गीय प्रशासन पर आयोजित सम्मेलन में सामान्यों तथा विशेषज्ञों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। ऐसे मेधावी नवयुवक या नवयुवतियां जिन्होंने महाविश्वविद्यालय में किसी विषय में पर्याप्त शिक्षा प्राप्त करके प्रतियोगी परीक्षा द्वारा किसी सेवा में चयनित होकर प्रशासनिक प्रशिक्षण पाया हो तथा बाद में उन्हें उच्च स्तरीय निरीक्षणात्मक पदों पर नियुक्त किया गया हो, जहां कोई अनिवार्य तकनीकी या व्यावसायिक अर्हता निर्धारित नहीं है। ये अधिकारी अनुभव तथा प्रशिक्षण का लाभ उठाकर उच्च प्रशासकीय पदों पर नियुक्त होते हैं तथा सामान्य कहलाते हैं। इस प्रकार विशेषज्ञ अधिकारी वे हैं जो किसी पद पर निर्धारित अनिवार्य तकनीकी या व्यावसायिक योग्यता के कारण भर्ती हुए हैं तथा ये पद मध्य स्तरीय निरीक्षणात्मक प्रकृति के हैं। भारत में सामान्य विशेषज्ञ विवाद स्वतंत्रता के पश्चात अधिक गहरा हुआ। ऐसे अनेक प्रकरण सामने आए हैं जिनमें किसी विभाग विशेष के सचिव या संयुक्त सचिव ने अपने अधीनस्थ विशेषज्ञ अधिकारी की राय को प्राप्त महत्व न दिया हो। यानी क्या कह रहे हैं कि जिनमें किसी विशेष के सचिव या संयुक्त सचिव ने अपने अधीनस्थ जो विशेषज्ञ अधिकारी की राय को पर्याप्त महत्व न दिया हो, उच्च परिस्थिति तथा नीति निर्धारक सत्ता के कारण सामान्य एवं विशिष्ट अहम से ग्रस्त है। जो विशेषज्ञ अधिकारी भी अपने तकनीकी ज्ञान के कारण किसी अन्य सामान्य व्यक्ति का सहज हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते। वर्ष 1997 में नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक अपने पद से त्याग पत्र केवल इस आधार पर दे दिया कि शिक्षा विभाग के सामान्य अधिकारी श्री अरविंद उनके परामर्श तथा योजनाओं को पर्याप्त सम्मान नहीं देते थे, जबकि इस ट्रस्ट का निर्देशक बनने के पश्चात श्री अरविंद कुमार ने ट्रस्ट की पुस्तकों में 27% की वृद्धि की तथा प्रतिष्ठा प्राप्त की। वर्ष 2005 में अखिल भारतीय अनुसंधान संस्थान के माइक्रोबायोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप सेठ ने यह आरोप लगाया था कि देश में HIV एड्स का टीका राजनीतिक उदासीनता तथा लाल फीताशाही का शिकार हो गया है, क्योंकि संस्थान द्वारा निर्मित टीके के क्लिनिकल परीक्षण हेतु सरकार अनुमति नहीं दे रही थी। विशेषज्ञ अधिकारी संवेदनशीलता तथा पद के साथ विशिष्ट आत्मीयता रखने वाले होते हैं। वर्ष 1972 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के डॉक्टर विनोद शाह ने कामकाज संबंधी कारणों से आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पूर्व लिखे एक पत्र में उन्होंने यह आरोप लगाया कि संस्थान में अनुसंधान संबंधी आंकड़े झूठे गढ़े गए हैं। उदाहरण स्वरूप संस्थान के विशेषज्ञ वैज्ञानिकों का दावा था कि गेहूं का सोनोरा 64 किस्म में विकिरण के माध्यम से लाटुसिन नामक अनोमा अम्ल की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, परंतु इस बात की पुष्टि कभी न हो सकी। भ्रष्टाचार प्रतिरोधन कॉम्बेटिंग करप्शन। भ्रष्टाचार देश की जड़ों को खोखला कर देता है। विकास के लिए जिन योजनाओं को
पैसा आवंटित किया जाता है उनमें से आधे अधिक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। प्रतिदिन नौकरशाही का भ्रष्टाचार में विलुप्त होना पाया जाता है। भ्रष्टाचार ने नौकरशाही व्यवहार को लोगों के प्रति एकदम उदासीन बना दिया है और पश्चिमी सभ्यता की चमक ने नौकरशाही में अधिक पैसा पाने की ललक पैदा कर दी है ताकि नौकरशाह सुविधा संपन्न जिंदगी बिता सके। नए पदों की भर्तियों में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। जब भी सरकारें बदलती है तब वे अपने रिश्तेदारों, जान पहचान वालों और अपनी जातियों के उम्मीदवारों की भर्तियां करती है और ऐसे करके कानून का उल्लंघन करती है। इसलिए असंतुष्ट उम्मीदवारों को विवश होकर न्यायालयों का शरण लेना पड़ता है। इस प्रकार के बहुत से मामले विभिन्न उच्च न्यायालयों में चल रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का ज्वलंत उदाहरण है जिसमें डॉक्टर की भर्तियों में भ्रष्टाचार उजागर हुआ। इसी तरह का मामला राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई RAS वर्ष 2013 की परीक्षा में सामने आया। यहाँ भ्रष्टाचार के कारण आयोग ने इस परीक्षा के प्रारंभिक चरण के परिणामों को रद्द कर दिया। जब इन भ्रष्ट तरीकों को प्रयोग करके भर्तियां की जाएगी तो उत्तरदायी व जिम्मेदार प्रशासन कहां से लाएंगे। भ्रष्टाचार से देश में प्रशासन का एवं सरकारी मशीनरी में नैतिक मूल्यों का बहुत तेजी से पतन हो रहा है। रोजाना भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन भ्रष्ट नेताओं की वजह से ऐसे अधिकारियों को संरक्षण मिल रहा है, लेकिन उन अधिकारियों को सजा मिलती है जो ईमानदार हैं और जो राजनेताओं के निजी स्वार्थ की पूर्ति नहीं करते। इस तरह की बहुत सी घटनाएं घटती हैं जिससे सिविल सेवकों के मनोबल पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सरकार को ऐसे ईमानदार अधिकारियों के लिए कोई मजबूत रणनीति बनानी चाहिए तथा संरक्षण प्रदान करना चाहिए और इसके साथ साथ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वालों पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।